गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे। जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके उसे सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पार्ट में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे और श्रोडिंगर इक्वेशन और हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर ने जो मॉडल दिया था उसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बच्चों, इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, एक्चुअल में जो वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये दोनों चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। इन दोनों ने, जैसे वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनसर्टेनिटी मॉडल, इन दोनों से एक्चुअल में क्या हुआ कि बोर के मॉडल को एक मतलब सीरियस ब्लो मिला। ठीक है, मतलब एक गहरा धक्का लगा बोर के मॉडल को, जिससे क्या हुआ, बोर का मॉडल ये बोलता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्टेन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया कि एक्चुअल में उनकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को हम क्या करते हैं कि मतलब एग्जैक्ट पोजीशन या फिर वेलोसिटी दोनों को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से एक्चुअल में बोर के जो फिक्स ऑर्बिटल के मॉडल को एक्चुअल में एक गहरा धक्का लगा, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसने भी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर होता है एटम में, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो उसके बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि मतलब कि ऐसा एक मॉडल तैयार किया जाए जो मैटर के ड्यूअल करेक्टर को भी एक्सप्लेन कर सके और अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन कर सके। इन दोनों को साथ लेके एक नई अप्रोच के साथ में जो मॉडल दिए गए उसका नाम था क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। ठीक है, अब ये क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स था वो 1960 1926, इसमें दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल में इसको इंडिपेंडेंटली दिया। एक का नाम था वार्नर हाइजेनबर्ग, जिसने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था, और दूसरा था अरविंद श्रोडिंगर। ठीक है, तो मैं दोनों के नाम लिख लेता हूँ, वार्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर। इन दोनों ने मॉडल दिया जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, जो श्रोडिंगर ने मॉडल दिया था उसने क्या किया था, उसने मतलब इस दोनों चीजों को इंक्लूड करके मतलब कंसिडर किया, मतलब ड्यूल करेक्टर को भी कंसिडर किया था और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इन्होंने कंसिडर करते हुए मॉडल दिया। फिर क्या हुआ, श्रोडिंगर ने 1927 में श्रोडिंगर ने एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के 3D स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन था उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी। ठीक है, उसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए 1927 में श्रोडिंगर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड में मोशन को, है ना, एक इक्वेशन से एक्सप्लेन किया जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैं आप यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इजिकल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो शाई होता है ना, उस शाई को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ओके, एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम इस कोऑर्डिनेट में एक्सप्लेन करते हैं एक्स वाई जेड में। वी क्या है, एक मिनट बच्चों, यहाँ ई जो है वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल है।
पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। अब देखिए m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h जो है वो आप जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्चुअल में ये सेकेंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव है ना। शाई का जो है सेकेंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, डी स्क्वायर शाई अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या है, ये भी सेकेंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव है वाई शाई का विथ रेस्पेक्ट टू वाई। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये भी आपका सेकेंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ये हो गया। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन निकला, इसको मैं एक नॉर्मल में इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन थी, इसका इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच शाई इक्वल टू ई शाई। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से भी लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच शाई इक्वल टू ई शाई। तो एच क्या है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का एक नाम है जिसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो बच्चों यहाँ से है ना, एक्चुअल में इसके जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमको ई एंड शाई शाई इनकी वैल्यू हमको मिल जाती है। ओके, अब देखिए सबसे पहले मतलब जब ये मॉडल दिया गया तो स्टार्टिंग में तो इसको एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्टी हुई, मतलब लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, साइंटिस्ट ने। लेकिन बाद में एक्चुअल में इसको मतलब वाइडली मतलब एक्सेप्ट किया गया, है ना। क्योंकि यहाँ से इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो एग्रीमेंट्स थे वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से बहुत ज्यादा मिलते थे। ठीक है, तो इस मॉडल का मतलब जो एक्चुअल में मेजर अचीवमेंट था, उन्होंने क्या मतलब ये इसने इजीली इस चीज को समझा दिया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो मतलब इंफॉर्मेशन को, है ना। तो इन्होंने इजीली मतलब एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन को अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इजीली इसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है आज की डेट में। अब बच्चों देखिए ये ऑपरेटर क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की। यहाँ पे मैंने लिखा है ना हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होते हैं, तो आपको ऑपरेटर समझने के लिए देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जब हम किसी मतलब सिस्टम के स्टेट की स्टडी करते हैं ना, स्टेट ऑफ सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो हम वहाँ पे एक्चुअल में वेरियस प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं। जैसे आप स्टेट ऑफ सिस्टम के लिए आप क्या क्या प्रॉपर्टीज लेते हैं, मास की स्टडी करते हैं, मतलब वॉल्यूम को देखते हैं हम, है ना, मोमेंटम को देखते हैं, है ना, पोजीशन को देखते हैं, एनर्जी को देखते हैं। तो ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे जो है वो प्रॉपर्टीज है। और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज में जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है उसको हम ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल। अब इस ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी को हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को जब डिटरमाइन करना होता है तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर की टर्म में। ठीक है, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिख दीजिए। ऑब्जर्वेबल को स्टडी करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं, और इसको ऑपरेटर की सहायता से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऑपरेटर जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, मैथमेटिकल कमांड या इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऑपरेटर क्या होते हैं, मैथमेटिकल कमांड होती है। या फिर ये मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक मैथमेटिकल फंक्शन पे एक्ट करते हैं। ठीक है,
मैथमेटिकल फंक्शन पे एक्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझिए आप, जैसे ये 5 है, 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास में वैल्यू आ गई 10। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया बच्चों मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन क्या है? ऑपरेशन। ये ऑपरेशन है। अब यहाँ पे ऑपरेटर क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया मल्टीप्लीकेशन का साइन। ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइन है ना, ये ऑपरेटर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो आपका जो वेव इक्वेशन है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इसी तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं ना। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो बच्चों ऑपरेटर आपको समझ में आया, तो आगे देखते हैं हम। देखिए आगे हम बात करते हैं। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन जो थी, श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी थी हाइड्रोजन के लिए, हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। जब इसको सॉल्व किया गया तो इसने बहुत सारी मतलब पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स के बारे में मतलब जानकारी मिली। तो ये एनर्जी स्टेट्स को हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एनर्जी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स, इसकी जानकारी कहाँ से मिली? इसकी जानकारी मिली जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया। तो यहाँ पे ये एनर्जी लेवल क्या होते हैं, जिसको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इस एनर्जी की वैल्यू को, जो इस एनर्जी स्टेट से जो जुड़ी हुई वैल्यू होती है एनर्जी की, उसको हम बोलते हैं आइजेन वैल्यू। आइजेन वैल्यूज। आइजेन वैल्यूज क्या होती है? एनर्जी की वैल्यूज होती है। और इस आइजेन वैल्यू से जुड़ा हुआ जो वेव फंक्शन होता है, उस वेव फंक्शन को हम बच्चों बोलते हैं आइजेन फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइजेन फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए ये जो वेव फंक्शन आपको मिला, जो एक मतलब क्रॉसपॉन्डिंग टू एनर्जी स्टेट था, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, इससे हमको 3 क्वांटम नंबर मिले यहाँ से, है ना। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन किया गया, तो वहां से हमको क्या हुआ कि 3 क्वांटम नंबर मिले। तो उन क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। दूसरा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तीसरा था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम एम एल से डिनोट करते हैं। तो ये 3 जो है हमको क्या मिले, क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, मतलब ये जो वेव फंक्शन पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से एसोसिएट था, तो वहां से आपको इसके कैरेक्टराइजेशन से 3 आपको क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी मिली। ये क्वांटम नंबर जो थे वो एक्चुअल में इस वेव फंक्शन से, जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से एक्चुअल में ऑटोमेटिकली नेचुरली मतलब ये अराइज हुए। ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में इस वेव इक्वेशन से अराइज हुए। अब देखिए इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना, इसने एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम के सारे एस्पेक्ट्स को, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, है ना, सारी फिनोमिना को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कि आपके बोर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब बच्चों ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो एक्चुअल में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम या हाइड्रोजन जैसे एटम जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उसके बारे में तो ये अच्छे से जानकारी देता था, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये मतलब एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मतलब कुछ अलग से अप्रोप्रिएट मेथड यूज करते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेव फंक्शन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो, वेव फंक्शन जो है एक्चुअल में शाई जो यूज किया जाता है,
शाई क्या किसको बोलते हैं बच्चों? शाई। जस्ट मिनट। ये जो शाई होता है वो एक्चुअल में एम्पलीट्यूड का मतलब वेव का एम्पलीट्यूड होता है जो एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट होती है, ठीक है। तो शाई को क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन क्या होता है कि एक्चुअल में एक वेव का एम्पलीट्यूड होता है। ये आपका क्या है? वेव है। और वेव का एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालते हो? यहाँ से, है ना। ये एम्पलीट्यूड है। तो इस वेव के साथ में मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में वेव एसोसिएट होती है उसका एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन कहलाता है। तो आप यहाँ पे इस चीज को लाइट के साथ में भी जोड़ सकते हैं। आपने लाइट वेव के बारे में पढ़ा था, है ना, तो वहां से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो लाइट वेव होती है उस लाइट वेव का जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है बच्चों, वो जो होता है उसकी इंटेंसिटी के, लाइट की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने लाइट वेव में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमको पता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में एक्सटेंड कर सकते हो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन वेव मोशन के लिए। हम इसी चीज को इलेक्ट्रॉन वेव मोशन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना, जिसको हमने क्या बोला था? वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है वो आपका इंटेंसिटी की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब वेव फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के किसी भी पॉइंट पर, है ना, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी उसकी फॉर्म में भी वेव फंक्शन के स्क्वायर को लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया बच्चों? तो देखिए, ये जो आपका वेव फंक्शन है इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये साई जो है, साई स्क्वायर क्या डिटरमाइन करता है? इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ रीजन, उसको ये डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ये बताता है। मतलब कि आपका एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी को ये बताता है। तो शाई स्क्वायर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, और शाई क्या बताता है? तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को बताता है। ये बताता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो इसने जो है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने क्या किया था कि आपके बोर के जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है उसको रिप्लेस कर दिया। और उसको रिप्लेस किससे किया? कि मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल रीजन से रिप्लेस कर दिया, जिसमें कि एक मतलब स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन के मतलब फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, उससे रिप्लेस किया। मतलब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट जो था उसको यहाँ से रिप्लेस किया गया मोस्ट प्रोबेबल रीजन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बच्चों, है ना, इसका मीनिंग क्या होगा? साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा का मीनिंग होता है कि एक्चुअल में हाई प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलने की, ठीक है। तो साई स्क्वायर मीन्स कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और साई स्क्वायर की वैल्यू कम होने का मतलब ये होता है कि बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो लो होती है किसी रीजन पे। और साई स्क्वायर की वैल्यू यदि जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो क्या होगा? तो किसी भी मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल है। यहाँ से ये चीजें हमको पता चलती है। अब बच्चों ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो इसने हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी की वैल्यू दी। तो वो एनर्जी की वैल्यू क्या थी हाइड्रोजन एटम के लिए? एनर्जी की वैल्यू हमको यहाँ पता चली थी, वो थी E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m
E4/n²h²। ये वैल्यू हमको मिली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर। तो ये एक्सप्रेशन जो था वो बोहर इक्वेशन के जैसा का जैसा एक्सप्रेशन था। तो बोहर ने जो है ना एक्चुअल में इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सेम इक्वेशन थी, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको एनर्जी की वैल्यू यदि आप जूल पर एटम निकालते हैं तो क्या मिलेगा आपका 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n² जूल पर एटम। ये एनर्जी की वैल्यू हमको हाइड्रोजन एटम के लिए मिलेगी। और ये सेम एनर्जी की वैल्यू मिली थी जो हमको बोर इक्वेशन से हमको जो बोर ने अपनी इक्वेशन से एक्सप्लेन किया था। अब बच्चों हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फीचर्स को देख लेते हैं। तो ये देखिए कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हाइड्रोजन के लिए दिया गया, उसने ये बताया कि एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। तो एनर्जी जो है ऑफ, तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है बेटा, क्वांटाइज्ड होती है। इस क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअल में एनर्जी की जो है सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है, ठीक है, और सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है एनर्जी की। ये बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने। अब इसने ये भी बताया कि एक्चुअल में मोस्ट प्रोबेबल रीजन के बारे में बताया। मोस्ट प्रोबेबल रीजन जो होता है जहां पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, उसको हमने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबल रीजन, है ना। और ये जो मॉडल था, इसका थर्ड पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये जो मॉडल था वो एक्चुअल में हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था, है ना। और दूसरा ये एक्चुअल में जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसने एक्चुअल में पोजीशन और मोमेंटम दोनों को स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो इस वेव इक्वेशन में ये बताया गया कि एक्चुअल में पोजीशन आपका मोमेंटम इन दोनों को स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब एग्जैक्टली हम इसको लोकेट नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पे इन्होंने उस चीज को लेके चला ये मॉडल, ठीक है। और इसने बताया कि एक्चुअल में कि जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है, या ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो उसको हम वेव फंक्शन की फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम वेव फंक्शन, है ना, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन से हम एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ये बताएगा कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है कहाँ पे, है ना। वेव फंक्शन क्या बताता है, वेव फंक्शन जो होता है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की कहाँ रहती है बच्चों, ऑर्बिटल्स के अंदर, वो पता चलता है। तो देखिए, तो मैं फिर से इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूँ कि जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्वांटाइज्ड होती है, पहली बात। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एक्चुअल में मैक्सिमम जो उसके फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल रीजन बोलते हैं, है ना। और ये जो आपका मॉडल दिया गया वो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिया गया, मतलब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को। दूसरा, जहां इलेक्ट्रॉन के मतलब फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है उस स्पेस को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन की फॉर्म में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पता। बच्चों ये जो वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का उसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं।
एक से ज्यादा वेव फंक्शन हो सकते हैं, और ईच ऑर्बिटल और बहुत सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब ईच ऑर्बिटल के लिए ईच ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी जो होती है वो डेफिनेट होती है ना। ईच ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है, अब देखिए, मतलब ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है शाई, ये क्या बताता है अब, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज प्रोवाइडेड बाय शाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की ऑल द इंफॉर्मेशन है ना अबाउट इलेक्ट्रॉन कौन बताता है, शाई बताता है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए बच्चों कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। तो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी किससे पता चलेगी, साई स्क्वायर से, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। है ना। इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब देखिए यदि आपके पास में एक छोटा सा वॉल्यूम है ना, डीवी स्मॉल वॉल्यूम है। अब आपसे पूछा जाए कि इस डीवी वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर लिखेंगे और आप डीवी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये स्मॉल वॉल्यूम में एक्चुअल में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी एक्स हो जाएंगे, डी वाई हो जाएंगे और डी जेड हो जाएंगे। तो ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी क्या हो जाएगी, साई स्क्वायर डीवी। बच्चे जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मिला, इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने 3 कांस्टेंट दिए। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट दिए। इन कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये नंबर जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, जैसे एन, एल और एम। ठीक है, इन तीनों के बारे में बताया। अब ये तीनों जो है एक्चुअल में क्या स्पेसिफाई करते हैं, पोजीशन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक एटम के अंदर, इसको स्पेसिफाई करते हैं। कौन, ये तीनों क्वांटम नंबर। ये किससे मिला हमको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ये जानकारी मिली। ये तीनों कांस्टेंट जो होते हैं, 3 क्वांटम नंबर है, वो एक्चुअल में एनर्जी और पोजीशन के बारे में हमको एक एटम में इलेक्ट्रॉन की जानकारी देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो यहाँ पे हम एनर्जी ये हो गया बच्चों, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एक एटम के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं, या फिर ये भी हो गया है। अब बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पिक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, SWE का मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे, उससे ये पता चला कि मोस्ट प्रोबेबल रीजन के बारे में पता चला हमको। क्या मिला, है ना, मोस्ट प्रोबेबल रीजन। ये रीजन जो है एक्चुअल में मतलब जो बोर ने इसकी जगह पे क्या बताया था, आपको पता है ना, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। ये बताया था बोर ने कि वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, इसकी जगह पे हमने क्या यूज किया, मोस्ट प्रोबेबल रीजन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम, तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमको एक नई अप्रोच मिली, जिसमें हम ये नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोर ने बताया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है मतलब आपको
पर्टिकुलर इस रीजन पे मिलेगा, मतलब जहां पे वो रिवॉल्व कर रहा है ना सर्कुलर पाथ में। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम सिंपली इस अप्रोच से ये नहीं बता सकते, वी कैनॉट से सिंपली दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो आप यहाँ पे नहीं बता सकते। इसकी जगह पे आप क्या बता सकते हो कि भाई मतलब स्पेस के अंदर कुछ सर्टेन रीजन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी, 90 से 95% प्रोबेबिलिटी होती है ना, न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना या प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। और उस प्रोबेबल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। अब देखिए, अब आप जब एक इस ऑर्बिटल को आप एक बाउंड्री की तरह मतलब एनक्लोज कर सकते हो, है ना। तो एक बाउंड्री बना के एक रीजन को एनक्लोज करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और उसी रीजन को आपको जो पिक्चर मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिटल क्या होता है ना। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसके चारों ओर एक बाउंड्री आप बना दो, तो आपको वो रीजन मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और उस स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो बच्चों यहाँ पे जो है ना, इस तरीके से देखिए, ये जो फिगर था ये बोर्ड ने दिया था, ठीक है, मतलब तो ये फिगर नहीं होके आपको यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल रीजन इस तरीके से आप बनाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो एनक्लोज करके आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जहां पे ज्यादा होगा वहां पे उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन अंदर ही मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल से बाहर भी मिल सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड ऑफ दिस फिगर भी आपको मिल सकता है, ये भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी की जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर मतलब जगह पे मिलेगा, वो इस फिगर से मतलब मोस्ट प्रोबेबल रीजन से जो है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये बोलती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके उसके फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है जहां मैक्सिमम होती है उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है डिस्क्रीट सर्कुलर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल नहीं होते हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो आपने रीजन एनक्लोज किया उसमें 90 से 95% है, मतलब 5% चांस जो है वो इलेक्ट्रॉन के इस प्रोबेबल रीजन से बाहर भी मिलने के हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका आज का क्लास। आज के लिए इतना ही बच्चों। और आपको यदि मेरा वीडियो समझ में आया तो बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।